हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो क्लास 9th और 11th की बायोलॉजी से रिलेटेड है। याद रखिएगा, चैप्टर चल रहा है ऊतक के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी देखा है। जिन लोगों ने ना देखा हो वो हमारा पिछला वीडियो देख ले, जिसमें मैंने टाइटल दिया था ऊतक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपको प्रकार के बारे में और ऊतक की परिभाषा आदि के बारे में बताया गया है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जंतु ऊतक का पहला प्रकार, जिसका नाम है उपकलीय ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं जंतु ऊतक का पहला हेडिंग। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक में आपको लिखना पड़ेगा कि जंतु ऊतक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमारा पहला हेडिंग बनेगा उपकलीय ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहला हेडिंग आपका बनेगा उपकलीय टिश्यू जंतु ऊतक में। तो इसमें लिखेंगे क्या, वो ध्यान से सुनिए। उपकलीय टिश्यू किसे कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है। उपकला माने होता है सबसे ऊपरी परत। याद रखिएगा, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, खास तौर पे हम अंदर के अंगों की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबके सबसे ऊपरी परत को हम उपकलीय परत कहते हैं। याद रखिएगा, उपकला में होता है सबसे ऊपर वाली परत। हम लोग यहाँ पर इस हेडिंग के अंतर्गत इतना लिखेंगे। याद रखिएगा, उपकला माने क्या होता है, सबसे ऊपर वाली परत। शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी नलिकाएं हैं, सबकी सबसे इंटरनल और सबसे ऊपरी वाली परत को ही हम उपकलीय परत कहते हैं। उस परत में जितने भी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें हम उपकलीय ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। चलिए, उपकलीय ऊतक को निम्नलिखित 4 भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, ये सभी उपकलीय ऊतक के प्रकार हैं 1, 2, 3 एंड 4। मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा समय ना लगे आपको समझाने में। तो चलिए, यहाँ पर आपको इतना लिखना होगा। लिखने के बाद आप बताएंगे कि उपकलीय ऊतक को निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हेडिंग आपका बनेगा सल्की उपकला। इंग्लिश में इसे हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। तो याद रखिएगा, हमारा पहला हेडिंग है सल्की उपकला ऊतक यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हमारा पहला हेडिंग बना हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें हम लिखेंगे क्या, वो ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक ऐसा ही हम लोग जिक्र करेंगे, मेंशन करेंगे अपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग, अपने इस हेडिंग के अकॉर्डिंग। तो स्क्वायर मीन्स होता है चौकोर, चरकोना टाइप का, 4 कोने टाइप का, यानी कि यह ऊतक चौकोर होंगे, 4 कोने टाइप के इसमें बनेंगे। जिस प्रकार से घरों में आपने टाइल्स देखा होगा, टाइल्स लगे होते हैं, पतली सी होती है लेकिन चौड़े टाइप की, 4 कोने हिसाब से। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी ऊतक पाए जाएंगे। स्क्वायमस होंगे, स्क्वायर के आकार के होंगे, वर्ग के आकार के होंगे, चरकोना होगा। अब प्रत्येक ऊतक के अंदर, प्रत्येक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होगा, और ये खास तौर पे पतली सी परत होती है। जिस भी स्थान पे पाई जाएगी एक पतली सी परत है। जैसे आपने टाइल्स देखा है, ठीक उसी टाइल्स के आकार का एक पतली सी एक परत बनाएगा, लेकिन इसमें जितनी भी सेल्स होंगी सभी स्क्वायर शेप की होंगी, वर्ग के आकार की होंगी, चपटी चपटी। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये कोशिकाएं, ये ऊतक। नसें, जो हमारी रक्तवाहिनियां हैं, जो नसें हैं, नसें 3 प्रकार की हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं। इन नसों की सबसे इंटरनल लेयर जो होती है और सबसे एक्सटर्नल लेयर, इन दोनों परतों का निर्माण सल्की उपकलीय ऊतक द्वारा होता है।
इसके साथ साथ जो हमारे वायुकोश होते हैं, वायुकोश से तात्पर्य है कि फेफड़े के अंदर छोटे छोटे कोश होते हैं जिन्हें वायुकोश एल्वियोलाई कहा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 30 करोड़ होती है दोनों फेफड़ों में मिला करके। तो उन वायुकोशों की जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उस परत का निर्माण इसी सल की उपकली ऊतक द्वारा होता है। मैंने बताया कि ये ऊतक टाइल्स के जैसे चरकुन्नी टाइप के होंगे लेकिन पतले पतले होंगे। तो चलिए फंक्शन देख लेते हैं। इनका फंक्शन विसरण करना होता है। विसरण माने होता है डिफ्यूजन, अर्थात मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में यह सिर्फ एक माध्यम की तरह काम करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हीं ऊतकों की सहायता से मटेरियल से ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीजें इधर से उधर जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। आगे हमारा इतना लिखने के बाद हम ये वाला डायग्राम बना देंगे। इसमें ये क्या है, केंद्रक है, याद रखिएगा। ये क्या है, सेल्स है, या आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है। चलिए सेकंड हेडिंग आप बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद सेकंड हेडिंग में आपको क्या लिखना है, हमारा सेकंड हेडिंग बनेगा घनाकार उपकली ऊतक। ऊतक इंग्लिश में आप क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लिखेंगे, ये इंग्लिश है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्यूब माने घन होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ठीक इसी प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है। इस समूह में जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाएं घनाकार हैं, यानी कि सभी कोशिकाओं की सभी भुजाएं लगभग बराबर होती हैं, तो उसे वो हम घनाकार कहते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार की ऊतक में लिखना क्या मैं बता दूं, इस प्रकार के ऊतक में उपस्थित सभी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। इनके द्वारा एक पतली सी परत का निर्माण होता है। इसमें ये क्या है, केंद्रक है, और ये क्या है, यही सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स। अच्छा, इसके ठीक नीचे ये क्या है, बेसमेंट है, याद रखिएगा बेसमेंट लेयर, या फिर आप मेम्ब्रेन कह लीजिए, लेयर। यहाँ सभी में नीचे की तरफ जो दिखाया गया है वो बेसमेंट लेयर है, आधारीय ऊतक है, आधारीय परत है। चलिए याद रखिएगा ये घनाकार ऊतक खास तौर पे कहाँ पाए जाएंगी, बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट क्या होता है, हमारे जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, किडनी के अंदर जो पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम वृक्क नलिकाएं कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं, उन्हीं नलिकाओं को या उन्हीं नलिकाओं के अग्रिम भाग को हम बोमेन संपुट कहते हैं, जिनका आकार ऐसे होता है। तो याद रखिएगा ये एक नली है, कौन सी नली, वृक्क किडनी के अंदर। ये कहाँ पाया जाता है बोमेन संपुट, किडनी में। तो किडनी के अंदर जो पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं वृक्क नलिकाएं। तो वृक्क नलिकाओं का जो अग्रिम भाग होता है वो ऐसे होता है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। तो इसकी जो इंटरनल लेयर होती है वो पूरी इंटरनल लेयर, पूरी वृक्क नलिका की इंटरनल लेयर वो इसी प्रकार के ऊतक द्वारा बनी होती है। इसके अलावा हमारी जो ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि यानी पसीने की ग्रंथियां अगर बात करें, ऐसी तमाम ग्रंथियां जो हमारे शरीर में पाई जा रही हैं, उन सभी ग्रंथियों की जो इंटरनल लेयर होती है उस इंटरनल लेयर का फॉर्मेशन इसी घनाकार ऊतक द्वारा होता है। इनका मुख्य जो कार्य है वो याद रखिएगा, इनका मेन फंक्शन है अवशोषण, ये इंपॉर्टेंट है, अवशोषण और उत्सर्जन। उत्सर्जन ये इनका मुख्य काम होता है। ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी मटेरियल इधर से इधर आता है और फिर इधर से इधर निकलता है। तो इसका यही काम है, इसी काम में ये कोशिकाएं सपोर्ट करती हैं। चलिए इतना लिखने के बाद
हम ये डायग्राम बना देंगे। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी, तीसरी हेडिंग होगी स्तंभाकार उपकली ऊतक, यानी कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। चलिए इस टिश्यू में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। जितने भी कोशिकाएं हैं इसमें सब स्तंभ जैसी हैं, पिलर जैसी हैं, खंभे जैसी लंबी लंबी कोशिकाएं इसमें पाई जा रही हैं। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच्ड हैं, कोई भी बीच में गैप नहीं है। बीच बीच में प्रत्येक सेल के अंदर एक केंद्रक व्यवस्थित है। इसके अलावा ऊपरी सतह जो होगी वो चिकनी होती है। जैसे आप जीभ देख रहे हैं, जीभ में छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको, वही दाने आप पूरी बात चलिए ये ऊपर से ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन जैसे जीभ एक परत दिख रही है, ठीक वैसे ये भी परत का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, इस प्रकार के ऊतक में लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच होती हैं और एक चिकने से परत का निर्माण करती हैं, सिंगल परत का निर्माण करती हैं। याद रखिए सिंगल परत ही होगी, इसके ऊपर भी नहीं होगा, सभी सिंगल लेयर की हैं, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये ऊतक सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक केंद्रक वाली होती हैं। ऊपरी त्वचा एकदम चिकनी होती है, किसी भी प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे इसमें है ऐसे इसमें नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, ये ऊतक आमाशय, आंत और हमारी जो पित्त वाहिनियां हैं ऐसे भागों की इंटरनल लेयर में पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि आमाशय, आंत और पित्तवाहिनी के इंटरनल परत का निर्माण इसी ऊतक द्वारा, इन्हीं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। चलिए इतना लिखने के बाद हम ये स्ट्रक्चर बना देंगे, हमारा काम ओके हो जाएगा। चौथे हेडिंग पर चलते हैं जिसका नाम है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड उपकला। वैसे आप जानते रहेगा स्यूडो माने होता है असत्य, झूठा, फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड माने होता है सीधा सीधा, यानी कि ये सही से सीधे नहीं है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का शाब्दिक मतलब यही होता है कि ये स्पष्ट रूप से सीधे नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में स्यूडो का मतलब होता है असत्य यानी कि फॉल्स, और स्ट्रैटिफाइड मीन्स होता है सीधे, यानी कि सीधे सीधे ये कोशिकाएं नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, सभी लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सीधे ही हों। आप देख रहे हैं कुछ तिरछे हैं, कुछ ऊपर नीचे, चौड़े पतले मोटे इस प्रकार से हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हैं। लिखना कैसे है वो सुनिए। इस प्रकार के ऊतक में उपस्थित सभी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे पतली मोटी इस साइज की होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक होता है, एक एक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ इनके ऊपर पाए जाते हैं लहरदार एक बाल जैसे, रोए जैसी संरचनाएं इन कोशिकाओं के ऊपर पाई जाती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। याद रखिएगा सीलिया। इसी की सहायता से मटेरियल आगे की तरफ मूव करता है। तो यूं कह सकते हैं कि सीलिया पदार्थों को आगे ले जाने में मदद करती है। ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो गड्ढे जैसी रचना बनाती हैं। यहाँ देख रहे हैं, यह एक गड्ढा बन जाता है। ऐसी कोशिकाओं को जो बीच में इस प्रकार से गड्ढे का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें स्पेशली खास तौर पर याद रखिएगा, उन्हें स्पेशली एक काम के लिए जाना जाता है। इन कोशिकाओं को हम पहले गॉबलेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल। ये कोशिकाएं यहाँ पर एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं जिसे कहा जाता है म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में श्लेष्म कहते हैं।
श्लेष्म जो कि एक चिपचिपा सा पदार्थ है जिसकी सहायता से ये श्लेष्म जो है इस परत के ऊपर आ जाएगा और एक चिकना सा माध्यम उत्पन्न करता है, जिसके कारण से भोजन या अन्य चीजें बहुत ही आसानी से फिसल करके आगे की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग पेशाब का जो रास्ता होता है, इसके अलावा श्वास नाल, ये जो सांस वाली नली है पूरी फेफड़े तक गई है, पूरी नली के अंदर की सबसे परत नासा मार्ग, ये जो नाक का रास्ता पूरा है उसकी सबसे इंटरनल लेयर, सबसे बाहर वाली इंटरनल लेयर। लार ग्रंथि, जो हमारी लार ग्रंथियां हैं खास तौर पे, उन लार ग्रंथियों से जो नलिकाएं निकली हुई हैं, याद रखिएगा लार ग्रंथ की वाहिनियां, वाहिनी जो नलिकाएं होती हैं लार ग्रंथि में, उन वाहिनियों की इंटरनल लेयर में ये ऊतक पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि मूत्रमार्ग, श्वास वाली नली, नासा मार्ग और लार ग्रंथियों की सबसे जो इंटरनल परत है उसका निर्माण करती हैं इस प्रकार की ऊतक। और ऐसे भागों में म्यूकस निकलता है, ये चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जैसे नेक टाइप का, तो ये जो निकलता नाक में उसको भी हम म्यूकस ही कहते हैं, जो चिपचिपा सा होता है और एक माध्यम उत्पन्न करता है जिससे मटेरियल इधर से इधर जाता है। इन ऊतकों का काम भी याद रखिएगा, इनका भी काम अवशोषण, अवशोषण और उत्सर्जन, इन ऊतकों का काम भी अवशोषण और उत्सर्जन होता है। इसके साथ साथ ये गमन में, पदार्थों के गमन में सहायता करती है। याद रखिएगा कैसे? पदार्थों के गमन में सहायता उत्पन्न करती हैं, मटेरियल को आगे की तरफ जाने में हेल्प करती है। जैसे आप मान के चलिए खाना खा रहे हैं, खाना आराम से निकल जाता है, पूरे इंटरनल भाग में आराम से चला जाता है, क्योंकि इंटरनल मीडियम जो है वो चिकना होता है। चिकना होने के कारण से भोजन फ्लैश आउट हो जाता है, सरक जाता है, फिसल जाता है, जिससे भोजन आगे चला जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने उपकला ऊतक की संरचना, प्रकार, कार्य, लोकेशन, उपस्थिति सब कुछ स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग संयोजी ऊतक के कार्य को, फंक्शन को, प्रकार को, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उस वीडियो को अभी आप जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।